नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ विदेशी डॉक्टर बनकर लौटी बेटे ने अपनी माँ की दुर्दशा देखी तो बेटे ने सिखाया ऐसा सबक कि पापियों की रूह कांप गई। आज राजन विदेश से अपने घर लौट रहा था। उसकी माँ और दादी के चेहरे उसकी आंखों के सामने रह रहकर आ रहे थे। दरअसल राजन पिछले 5 सालों से विदेश में ही रह रहा था और इस दौरान 7 महीने पहले ही उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के करीब 3 घंटे पहले उसके पिता ने उससे वीडियो कॉल पर बात की थी। अपने पिता के आखिरी शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। सदा खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो और डॉक्टर बनकर हमारा नाम रोशन करना। अपने पिता की मृत्यु पर वह बहुत ही रोया था। उसका दिल अपार दुख से भर उठा था, परंतु वीजा न लग जाने के कारण वह आ नहीं पाया था। उसके मन में विचार चल रहे थे कि आज उसकी माँ उसे अचानक अपने पास देखकर कितनी खुश हो जाएंगी और जब माँ को ये मालूम पड़ेगा कि वह मेरठ के एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर नियुक्त हो गया हूँ तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। और बूढ़ी दादी माँ तो मुझे देखते ही अपने गले से लगा लेंगी। दादी माँ के लिए जो शॉल खरीद कर लाया हूँ वह उन पर कितनी खूबसूरत लगेगी। ये मधुर ख्याल राजन अपने मन में लिए घर पहुँचा तो देखा कि उसकी भाभी कोमल रसोई घर में बच्चों के लिए खाना बना रही थी। राजन के भतीजा और भतीजी दोनों आंगन में खेल रहे थे। पहले तो वे अपने चाचा को पहचान नहीं पाया, लेकिन थोड़ी ही देर में चाचू चाचू कहकर राजन की ओर दौड़ते हुए आए और उसे लिपट गए। बच्चों की आवाज़ सुनकर भाभी भी आंगन में आ गई, लेकिन राजन ये देखकर हैरान था कि उसकी भाभी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वह कुछ घबराई हुई सी नजर आ रही थी। राजन को वहां देखकर बोली, अरे भैया, आप तो आने से पहले बताया भी नहीं। आपने तो कहा था कि कुछ साल आप वहीं रहकर नौकरी करेंगे। हाँ भाभी, लेकिन ये बात भी सच है कि अपने परिवार से दूर रहकर विदेश में मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इंडिया में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया था और अब आपके देवर को यहाँ के एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। ये सुनकर कोमल की आंखें फटी की फटी रह गई। भाभी, दरअसल मैं आप सभी को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं यहाँ भारत आ रहा हूँ। ऐसा कहते हुए राजन अपने माता पिता के कमरे में गया और बोला, माँ कहाँ हो आप? लेकिन उसे माँ कहीं नजर नहीं आई। माँ के कमरे से निकलकर वह दादी के कमरे में गया। दादी 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 देखो, आपका पोता वापस आ गया। लेकिन वह हैरान रह गया कि दादी भी कमरे में नहीं थी। तभी राजन का भतीजा पीछे से आया और बोला, चाचू आप किसे ढूंढ रहे हैं? दादी और बड़ी दादी तो यहाँ नहीं रहते। तभी जल्दीबाजी में उसकी भाभी कोमल पानी लेकर आई। राजन तो अपने भतीजे की बात सुनकर हैरान रह गया था। अपनी भाभी से पूछने लगा, भाभी ये मोनू क्या कह रहा था? अरे देवर जी, ये बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं, कोमल ने हड़बड़ाते हुए कहा और मोनू को आग के इशारे से बाहर जाने के लिए कहा। तभी राजन बोला, लेकिन भाभी माँ और दादी कहाँ हैं? तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तभी उसकी भाभी कोमल अपने चेहरे पर फीकी मुस्कान लिए बोली, अरे देवर जी, आपको बताया तो था, माँ जी तो दादी के साथ केदारनाथ की यात्रा पर गई हैं। पर भाभी, यात्रा पर तो माँ और दादी 1 महीने पहले गए थे। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था और मैं
उन्हें कब से फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ पर उनको फोन ही नहीं लगता। राजन बोला। अरे देवर जी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। माँ जी का 1 हफ्ते पहले ही फोन आया था। उन्होंने बताया था कि उन्हें आने में कुछ समय लग जाएगा। दरअसल वहाँ सिग्नल की प्रॉब्लम है ना, इसी कारण उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा। परेशान होने की कोई बात नहीं है देवर जी, वह बिल्कुल ठीक है। इतना कहकर कोमल वापस रसोई में खाना बनाने चली गई और राजन थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता के कमरे में चला गया। वहाँ लगी पिताजी की तस्वीर को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और कहने लगा, देखिए पिताजी, आज आपके बेटे ने आपका सपना पूरा कर दिया। आज आपका बेटा डॉक्टर बन गया है। दरअसल राजन का संयुक्त परिवार था। विदेश जाने से पहले यहाँ पर सब कुछ ठीक था। राजन के माता पिता अपनी माँ की पूरी सेवा करते थे। दादी माँ के खाने से लेकर दवाइयों तक का ध्यान रखते थे। उसके भैया भाभी भी सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। आज इस घर में पता नहीं क्या हो गया है, ये बात राजन को समझ में नहीं आ रही थी। राजन ने विदेश में खूब मन लगाकर पढ़ाई की थी और अपनी पार्ट टाइम जॉब से जो पैसे वो कमाता था उसका कुछ हिस्सा हर महीने अपने घर भेजा करता था। विदेश में रहकर उसे अपने घर की बहुत याद आती थी, परंतु वीज़ा ना लग पाने के कारण वह नहीं आ पाया था। अक्सर घर पर वीडियो कॉल से उसकी बात होती रहती थी। पिछले 1-1.5 महीने से कुछ ऐसा हो रहा था कि अपनी माँ और दादी से उसकी बात ही नहीं हो पा रही थी। घर के बाकी लोग भी उससे बहुत कम बातें करते थे। राजन लगातार अपने पिता की तस्वीर को निहारते जा रहा था। तभी कोमल कमरे में आई और बोली, देवर जी, मैंने खाना बना दिया है, आप हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। लेकिन अपनी दादी और माँ से इतने वर्षों बाद मिलने का जो उत्साह राजन के मन में था, वो सारा का सारा उत्साह ठंडा हो गया था। इतने में उसके भतीजा भतीजी उसके पास आए और बोले, चाचू, हमारे लिए क्या लाई? तभी राजन ने उन दोनों को अपने बैग में से ढेर सारे खिलौने और चॉकलेट निकाल कर दिए। पिताजी तो अब रहे नहीं और माँ और दादी भी घर पर नहीं है। ऐसा सोच सोचकर राजन को ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने घर ही काटने को दौड़ रहा हो। शाम के समय जब उसका बड़ा भाई घर वापस आया तो थोड़ी देर के लिए राजन ने उससे बातचीत की, परंतु आज बात करते हुए ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। उसे अपने भाई भाभी का व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था। कुछ गड़बड़ तो है, ये सोचकर उसका मन अशांत हो रहा था। लेकिन अगले दिन राजन ने अपनी पिताजी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अस्पताल के लिए निकल गया। जैसे ही राजन अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल के सभी कर्मचारी झुककर उसका अभिवादन कर रहे थे। राजन जैसे ही अपने कैबिन में पहुंचा तो सबसे पहले उसने दीवार पर अपने पिताजी की तस्वीर लगाई ताकि उसके पिता का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहे। अस्पताल में सभी लोगों से बड़ी इज्जत से बात कर रहे थे। राजन को भी मरीजों का दुख दूर करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। दोपहर के समय जब राजन मरीजों का हाल चाल जानने के लिए अस्पताल में राउंड पर निकला तो अस्पताल के बेड पर लेटी हुई एक बूढ़ी अम्मा को देखकर उसका दिल घृणा से भर आया। उस बूढ़ी अम्मा के कुम्हलाए हुए शरीर को देखकर ऐसा लगा कि जैसे वह कुछ जानी पहचानी हो। वह दीवार की ओर चेहरा करके सो रही थी। जगह जगह से फटी हुई साड़ी से अपने सर को ढक रखा था। चांदी से चमकते हुए बाल
उनके फटे पल्लू से झांक रहे थे। उस बूढ़ी अम्मा को देखकर राजन को कुछ आकर्षण सा महसूस हुआ। राजन जब केविन की ओर वापस आने लगा, उसी समय सभी सफाई कर्मी साफ सफाई और झाड़ू पोछा करने में लगे हुए थे, कूड़ा कचरा उठाने में लगे थे। फोन पर बात करते करते अचानक से राजन के कानों में एक कर्कश आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि अस्पताल के एक नर्स एक उधेड़ उम्र की सफाई कर्मी पर जोर जोर से चिल्ला रही थी, जब तुम लोगों से काम नहीं हो पाता तो नौकरी क्यों करने आती हो? घर पर क्यों नहीं बैठ जाती? ढंग से पोछा तक नहीं लगाया जाता तो यहाँ पर क्या कर रही हो? वह बेचारी महिला सफाई कर्मचारी सर झुकाए चुपचाप उसकी बातें सुने जा रही थी। ये देखकर राजन को बहुत बुरा लगा। जैसे ही वह उस ओर गया, उस महिला कर्मचारी में अपनी माँ की छवि नजर आने लगी। फिर सोचने लगा कि माँ यहाँ कैसे हो सकते हैं। ये सोचते हुए वह जैसे ही थोड़ा और नजदीक आया, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उस औरत को देखकर राजन दंग रह गया, क्योंकि वह सफाई कर्मचारी सच में उसकी माँ ही थी। राजन को सामने देखकर उसकी माँ की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तभी वह नर्स बदतमीजी से बोली, मैं आज ही तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें नौकरी से निकलवाती हूँ। उसी समय राजन की सब्र का बांध टूट गया और नर्स को डांटते हुए बोला, नौकरी से तो तुम्हें मैं निकलवाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने से बड़ी उम्र की औरत से ऐसे बात करने की? ये कोई नौकरानी कूड़ा करकट उठाने वाली नहीं, बल्कि मेरी माँ है। ये सुनकर नर्स का मुंह खुला का खुला रह गया। सब लोग हैरानी से राजन की ओर देखने लगे। तभी राजन के मुंह से निकला, माँ आप यहाँ इस हालत में? आप तो तीर्थ यात्रा पर गई थी ना, तो फिर आप यहाँ कैसे? और दादी कहाँ है? अपनी बेटी को देखकर मनोरमा जी अपनी बेटी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उसे अस्पताल के बेड पर लेटी हुई उसी बूढ़ी अम्मा के पास ले गई, जो फटी हुई साड़ी में निढाल लेटी हुई थी। अपनी माँ और दादी को ऐसी हालत में देखकर राजन का दिल करुणा से भर आया। तभी उसकी दादी भी नींद से जागी। मनोरमा जी ने कहा, देखो अम्मा जी, कौन आया है? आपका पोता अब डॉक्टर बन चुका है। सामने अपनी डॉक्टर पोते को देखकर दादी की आंखों में आंसू उमड़ आए और बड़े प्यार से अपने पोते के चेहरे पर सहलाकर उसे खूब आशीर्वाद दिया। लेकिन राजन के दिमाग में हजारों सवाल खौंद रहे थे। वह बोला, माँ, दादी, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ ना। आप मुझे बताइए क्या बात है? तभी दादी ने कपकपाती आवाज में कहा, बेटा, तेरे पिताजी के जाने के तुरंत बाद ही तेरे बड़े भाई रोहित ने तेरे पिता के सारे कारोबार को हथिया लिया। और बेटा, तू तो जानता ही है कि तेरे पिता के पास जितनी भी जमा पूंजी थी उन्होंने मकान बनवाने पर खर्च कर दी थी। अपने बुढ़ापे के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं रखे थे। लेकिन तेरे पिता के जाने के बाद तेरी माँ को दवाई के लिए और छोटी छोटी जरूरत के लिए पैसा चाहिए था। तेरे भाई भाभी के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे और उन दोनों को तो 50 रुपये देने में भी आपदा आती थी। कोमल बहू आए दिन मार्केट जाती थी और अपने लिए नए से नए कपड़े खरीद कर लाती थी। उसे रोहित को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर तुम्हारी माँ 100 रुपये भी मांग लेती तो घर में एक तूफान आ जाता था। यहाँ तक कि खाने पीने और दवाइयों के लिए भी वो दोनों तेरी माँ को तंग करने लगे थे। तेरी भाभी बस अपने पति और बच्चों के लिए सुबह शाम का खाना बनाती थी और बाकी के सारे काम
तेरी माँ से करवाती थी। झाड़ू पोछा बर्तन सभी काम मेरी बहू से करवाती थी। और जब मेरे अपने लिए तो रोटियां बनवाने लगती तो तेरी भाभी 10 बातें सुनाती थी। तेरी माँ को मुझे ये सब देख देख कर बड़ा दुख होता था बेटा, और अगर मैं कुछ कहती तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर मुझे डरा धमका कर चुप करा देती और कहती एक तो पढ़े पढ़े हमारे खर्चे बढ़ा रही है, ऊपर से मुझे ज्ञान देती है। चुपचाप एक कोने में पड़ी रहे, ये तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी तुझे नहीं मालूम बेटा, तेरे जाने के बाद हमने कितने दुख झेले हैं। ऐसा कहते हुए दादी रोने लगी। तभी राजन की माँ मनोरमा जी ने अम्मा के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा हम लोगों के साथ क्या गुजरी है ये तो केवल हम ही जानते हैं। अम्मा जी की दवाइयों के लिए तो रोहित से बड़ी मुश्किल से पैसे निकलवा पाती थी, लेकिन जब मेरी तबीयत खराब होने लगी और मैंने उसे अपनी दवाइयों के लिए पैसे मांगने चाहे, तब कोमल बहू ने घर में कलेश शुरू कर दिया और कहने लगी कोई काम धंधा तो करते नहीं है, बस मेरी छाती पर बोझ बनकर बैठी हुई है तुम्हारी माँ और दादी। मैं इन दोनों के साथ नहीं रह सकती, आए दिन तो बीमारी पड़ी रहती है। तुम्हारी माँ भी अब कोई काम नहीं कर पाती, मेरे बस का नहीं है इनको बनाकर खिलाना। तुम ऐसा करो कि या तो इन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाओ या फिर घर से निकाल दो। कोमल बहू की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि रोहित उसे थप्पड़ लगा देगा और कहेगा कि मेरी माँ और दादी के बारे में ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। लेकिन बेटा मैं तो हैरान रह गई थी ये देखकर कि रोहित को तो बहू की हर बात सही लग रही थी। इस बात के बाद करीब 4-5 दिन मुश्किल से बीते होंगे कि रोहित मुझे कहने लगा कि मैंने मेरठ में रहने वाले अपने मित्र से दादी की तबीयत के बारे में बात की है। वह मेरठ के एक बड़े अस्पताल में काम करता है। उसने डॉक्टर से कल की अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दी है। माँ आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती तो आपकी भी साथ में ले जाएंगे, बस आप कल तैयार रहना। और हाँ वहाँ 2-4 दिन रुकना पड़ सकता है, इसलिए अपना और दादी के 2-2 जोड़ी कपड़े भी उठा लेना। बेटा मैं तो बहुत खुश हो गई थी कि चलो हमारे बेटे को हमारी कुछ चिंता तो है, इसलिए मैंने जल्दी से पैकिंग भी कर ली। अगले दिन कोमल और रोहित हमें गाड़ी में बैठाकर यहाँ ले आए। उन्होंने बाहर लगे बरगद के पेड़ के नीचे हमें बैठा दिया और ये कहकर वे दोनों चले गए कि हम डॉक्टर से नंबर लगवा कर आते हैं। मैं और अम्मा जी बहुत देर तक यहीं बैठे रहे और उन दोनों के आने का इंतज़ार करते रहे कि कब वे लोग आएंगे और हमें डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेकर जाएंगे। बैठे बैठे ना जाने कितने घंटे बीत गए, लेकिन ना तो रोहित वापस आया ना ही कोमल बहू का कुछ पता था। मुझे तो चिंता हो रही थी कि आखिर वो लोग कहाँ रह गए। मैं अस्पताल के बाहर घबराई हुई हर जगह अपने बेटे बहू को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, लेकिन उन दोनों का कुछ पता नहीं था। लेकिन जो बात मैं समझ नहीं पाई वो बात अम्मा जी समझ गई कि वे दोनों हमें इतने बड़े शहर में किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं लेकर आए हैं, बल्कि वे तो हमसे छुटकारा पाने के लिए यहाँ लेकर आए थे और इतने बड़े शहर में हमें भीख मांगने के लिए छोड़कर चले गए हैं। अपने भाई भाभी की करतूत सुनकर राजन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तभी मनोरमा जी आंखों में आंसू लिए बोली, बेसहारा करने से पहले उन दोनों ने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं अम्मा जी के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी थी कि आखिर हमने क्या कमी छोड़ दी थी अपने बच्चों की परवरिश में, जो अपने ही बेटे ने हमें ये दिन दिखा दिया।
लेकिन उसी समय मैंने महसूस किया कि अम्मा जी को तेज बुखार हो रहा था। मैं बिना कुछ सोचे समझे अम्मा जी को अस्पताल में ले गई। डॉक्टर को दिखाया तो अम्मा जी को अस्पताल में एडमिट करने की सलाह भी दी गई। लेकिन बेटा, इतने पैसे तो मेरे पास थे ही नहीं कि मैं इतने बड़े अस्पताल का खर्च उठा पाती। बस हाथ में तेरे पिताजी की दी हुई सोने की अंगूठी थी, उसी को बेचकर जैसे तैसे कुछ पैसों का इंतज़ाम किए तो अम्मा जी का इलाज शुरू हो पाया। लेकिन वे पैसे आखिर कब तक चलते? 3 ही दिन में सारे पैसे खत्म हो गए और अस्पताल वालों ने कह दिया कि अगर पैसे नहीं हैं तो यह इलाज नहीं हो पाएगा। मैंने आज तक खुद को कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया था राजन। अम्मा जी की हालत देखकर मैं तो बस रो ही जा रही थी। तभी एक सफाई कर्मचारी मेरे पास आकर मुझसे रोने का कारण पूछने लगी तो मैंने उसे अपना सारा हाल कह सुनाया था। फिर उसने पूछा कि अगर तुम्हें नौकरी दी जाए तो करोगे क्या? मैंने झट से हाँ कह दी। उस भली महिला ने अस्पताल में बात करके मुझे सफाई कर्मचारी का काम दिलवाया। यहाँ काम करते करते मैं अम्मा जी की देखभाल भी कर लेती थी बेटा। लेकिन बेटा, रह रहकर अपनी बहू बेटे द्वारा किया गया व्यवहार मेरे दिल को बहुत दुखाता था। ऐसे कहते कहते मनोरमा जी फफक कर रो पड़ी। माँ की बात सुनते सुनते राजन लगातार भरी आंखों से अपनी माँ की तरफ देखे जा रहा था। उसने महसूस किया कि कई महीने में उसकी माँ बिल्कुल बूढ़ी नजर आने लगी थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भर गया था। माँ और दादी दोनों ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। ये देखकर राजन से रहा नहीं जा रहा था। वह गुस्से से उबल रहा था। उसका मन किया कि अभी की अभी पुलिस कंप्लेन कर दो। अस्पताल के स्टाफ को भेजकर राजन ने कैंटीन से अपनी माँ और दादी के लिए खाना मंगवाए। फिर उसने अपनी दादी की सारी रिपोर्ट देखी और कुछ टेस्ट करवाए। रिपोर्ट आने के बाद राजन बोला, दादी, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट चेक कर ली है, सब नॉर्मल है, बस थोड़ी सी कमज़ोरी है जो खाने पीने का ख्याल रखने से ठीक हो जाएगी। अब हम लोग अपने घर चलेंगे। घर जाने की बात सुनकर मनोरमा जी और दादी थोड़े सहम गए, क्योंकि वह लोग वापस उसी माहौल में नहीं जाना चाहती थी जहाँ उनके साथ नौकरों से भी ज़्यादा बदतर व्यवहार होता था। तभी राजन बोला, माँ, दादी, वह घर आप लोगों का है और उस घर को आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप चलिए मेरे साथ। शाम के समय अपनी माँ और दादी को लेकर राजन उनके साथ घर पहुंचा। लेकिन अपने भाई भाभी को सबक सिखाने के इरादे से वह अकेले ही घर के अंदर गया। घर में उसकी भाभी रेणु की जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। कोमल और रोहित अपने मित्रों के साथ नाच गा रहे थे। राजन ने घर में पहुंचते ही म्यूजिक बंद करवा दिया। तभी कोमल भड़कती हुई बोली, ये क्या बदतमीजी है? राजन ने कहा, आप लोगों के सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले मुझे ये बताइए कि मेरी दादी और मेरी माँ कहाँ है? मुझे अभी की अभी उनसे बात करनी है। तब उसका भाई रोहित बोला, तुम्हें कितनी बार बताया है कि वह दोनों वृंदावन की यात्रा पर गए हैं? अच्छा, लेकिन उस दिन तो भाभी ने कहा था कि वह केदारनाथ की यात्रा पर गए हैं। ये सुनकर उसका भाई सकपका गया। हड़बड़ाते हुए वह कुछ कहने वाला था। उसी समय राजन के सब्र का बांध टूट गया और वह चिल्लाते हुए बोला, कितना झूठ बोलेंगे आप लोग? सच सच क्यों नहीं बताते? क्या आपने उन दोनों को धोखे से घर से निकाल दिया है? तभी राजन ने अपनी दादी और माँ को आवाज लगाई और घर के अंदर बुलाया। मनोरमा जी ने घर में आते ही अपने बेटे और बहू के गाल पर
जोरदार तमाचा रसीद कर दी। घर में उपस्थित सभी मेहमान ये सारा नज़ारा देख रहे थे। जो लोग अभी तक उनसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे और पार्टी का आनंद ले रहे थे, वे लोग अब उन्हें द्रोणा की नज़र से देख कर फुसफुसाने लगे। धीरे धीरे करके सभी लोग चले गए। थोड़ी ही देर में वह पुलिस भी हाजिर हो गई। तब राजन ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, यही वे लोग हैं जिन्होंने मेरी माँ और दादी के साथ जानवरों से भी ज़्यादा बदतर सलूक किया है। उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया और दर दर के ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। जिस दुकान पर मेरे भाई ने कब्जा कर लिया है, वह दुकान भी मेरी दादी के नाम पर है। जैसे ही कोमल और रोहित ने पुलिस को देखा, उन्हें दिन में तारे नजर आने लगे। वे दोनों झट से अपनी दादी के पैर में गिर गए और बोले, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी मनोरमा जी ने कहा, जो गलती तुम लोगों ने की है उसके लिए मैं तो क्या, भगवान भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। तभी पुलिस कांस्टेबल बोला, अब चलिए, बाकी की बातें थाने में चलकर करेंगे। पुलिस की बातें सुनकर कोमल अंदर तक कांप गई और रुआसी आवाज़ में बोली, माँ जी, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। पर मनोरमा जी पत्थर बनी जस की तस खड़ी रही। लेकिन जैसे ही पुलिस उन्हें घसीट कर बाहर लेकर गई, तभी मनोरमा जी ने उन्हें रोक दिया और कहा, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ। ये सुनकर कोमल और रोहित खुश हो गए। फिर मनोरमा जी ने कहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। माफ़ी तो तुम्हें जिंदगी भर नहीं मिलेगी। अपनी कंप्लेंट में केवल अपने पोता पोती की वजह से वापस ले रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब शायद उन्हें अपने माँ बाप घर में पड़े पुराने और फालतू सामान लगने लगते हैं, लेकिन बचपन में तो माँ बाप भगवान समान ही लगते हैं। ये सौदा की बातें सुनकर कोमल और रोहित की नज़रें झुक गए। शायद वे अपने लिए शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। फिर मनोरमा जी ने कहा, अब अपना सामान उठाओ और दूर हो जाओ हमारी नज़रों से। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। आज से मेरा केवल एक ही बेटा है और वह है राजन, सिर्फ राजन। अपनी माँ के मुख से ये बात सुनकर रोहित की हैरानी का ठिकाना ना रहा। रोहित और कोमल मनोरमा जी के आगे रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन अब इस बात के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उनके कुकुरमों की सज़ा उन्हें सुना दी ही गई थी। एक समझदार बेटे ने अपनी माँ और दादी की जिंदगी संवार दी, उन्हें नर्क भरी जिंदगी से मुक्ति दिलाई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।